तो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर 17 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज और जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो आपके 17 बीपीएससी, बिहार दारोगा, बिहार एसआई आप किसी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, टेस्ट डालने मैंने कुछ दिनों से टेस्ट और क्वेश्चन का बैंक डाला था, क्वेश्चन सीरीज डाले थे। इसके कारण आपको करंट अफेयर्स में नहीं डाल पाया था। तो आज मैं आपके लिए 14 नवंबर से 20 नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो 6-7 दिनों के हैं आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए टेस्ट सीरीज लगाने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए, और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं मैं सब लेकर आता हूं। तो इंपॉर्टेंट चैनल हो जाता है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को बिहार के किस जिले से धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों देखिए, जमुई के बल्लोपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिलका मांझी की प्रतिमा देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखिए सम्मानित भी किया है। आप देख सकते हैं 28 राज्यों के 100 जिलों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो कहां पर आयोजित है दोस्तों? जमुई में आयोजित हुआ है। फोटो में आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार तिलका मांझी की प्रतिमा देकर सम्मानित कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा विस्तृत जानकारी लेते हैं। पीएम मोदी 15 नवंबर 2024 को जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 6,640 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की और पीएम जनमन के तहत बने 11,000 जनजाति आवासों के गृह प्रवेश में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 150वीं जयंती पर विशेष सिक्के और डाक टिकट का अनावरण भी किया है। डाक विभाग ने इस मौके पर ₹5 का डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर 6,640 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने आदिवासी बच्चों के लिए 10 एकलव्य मॉडल स्कूलों का भी उद्घाटन किया। बिरसा मुंडा के बारे में जान लें दोस्तों। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू जो अब रांची जिला बंगाल प्रेसिडेंसी और वर्तमान में खूंटी जिला में है, जन्म हुआ था। 9 जून 1900 को इनकी डेथ हो गई थी। एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। दोस्तों, असल में हुआ क्या कि बिरसा जो है अंग्रेजों ने जंगल, पहले देखिए दोस्तों, जो मुंडा जनजाति के लोग थे वो क्या रहते थे दोस्तों? जंगलों में रहते थे। हुआ क्या कि अंग्रेजों ने जंगलों पर भी कब्जा करना शुरू किया और बाहरी लोग, और वहां पर दोस्तों आप जानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, और जो दोस्तों जो जमीन है जंगलों की, उसको जमींदारों को दे दिया कि आप लोग इस पर रखिए। और धीरे धीरे इन आदिवासी लोगों से, जो इनके लिए दोस्तों देखिए जंगल जमीन ही सब कुछ था, पैसा कौड़ी इनके पास नहीं था, जो भी था जंगल जमीन था, उसी से ही अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन उस जमीनों को भी अंग्रेजों ने हथियाना शुरू किया और उस पर जमींदारों को बैठा दिया। तो इसी कारण से मुंडा विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा ने इन जो बाहरी लोग थे अंग्रेजों को, और जो बाहरी जमींदार लोग थे उनको दीकू कहा और उनको यहां से हटाने का फैसला किया। उसी को दोस्तों विद्रोह कहा जाता है, मुंडा विद्रोह। ठीक है। और जो विद्रोह हुआ उसको उलगुलान शब्द दिया गया, महान उत्पात जिसका मतलब है। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रांची सेंट्रल जेल में हो गई थी। बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण में मुंडा विद्रोह के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों यहां से बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। जन्म का डेट, कब गिरफ्तार किया गया, उनकी मृत्यु कब हुई, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। मुंडा विद्रोह क्यों हुआ, इस पर मेंस में क्वेश्चन भी आएगा। तो सिंपल समझिए दोस्तों, अंग्रेजों में आपको एक पॉइंट ऑफ अंग्रेजों और जो बाहरी लोग थे जिसको जमींदार कहते थे, लोग जो इनके जमीन पर कब्जा पाना चाहते थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए मुंडा विद्रोह हुआ था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार की कौन सी क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल की नीलामी में शामिल होने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं? तो दोस्तों ये वैभव सूर्यवंशी हैं समस्तीपुर की। इन्होंने हाल ही में शतक जमा कर रणजी में सबसे कम उम्र का शतक जमाने वाले ये खिलाड़ी भी बने थे।
वैभव सूर्यवंशी उन 574 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन पर इस बार आईपीएल ऑक्शन में बोली लगेगी। बिहार की इस होनहार क्रिकेटर की उम्र महज 13 साल है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। जीविका की संपूर्ण जानकारी डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों उसका नाम है स्मार्ट दीदी ऐप लॉन्च। इस ये ऐप के माध्यम से बोलकर या लिखकर जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण महिलाएं अब स्मार्ट दीदी ऐप के माध्यम से जीविका से जुड़कर जानकारी प्राप्त करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी भी दी है। जीविका दीदी अब बोलकर या लिखकर इस ऐप पर योजना, रोजगार और जीविका से संबंधित जानकारी ले सकेंगे। तो थोड़ा और डिस्क्रिप्शन जानते हैं। जीविका की तमाम जानकारी अब ऑनलाइन के माध्यम से जीविका दीदी ऐप पर मिलेगी। स्मार्ट दीदी ऐप पर लिखकर या बोलकर सवाल पूछा जा सकेगा। इसके साथ साथ जीविका वेब, एआई और CLF 360 ऐप को भी लॉन्च किया गया है। जीविका गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार की एक पहल है। जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य 100 प्रबंधित सामुदायिक संस्थान बनाकर और अस्थायी आजीविका के माध्यम से आय बढ़ाकर ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना है। वर्तमान में जीविका के तहत विभिन्न जिलों में 10,63,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। कुल समूह में 1,34,00,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जीविका महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बिहार सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 2 अक्टूबर 2007 को जीविका की शुरुआत की। महिला सशक्तिकरण और गरीबी रेखा के नीचे के लिए लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार की परियोजना लेकर आई है। दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि जीविका शुरू की और जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, जब जीविका शुरू हुई तो ग्रामीण परिवेश में गरीबी उन्मूलन के शुरू हुई थी, लेकिन यह महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में हेलीपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों 38 जिलों में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। बिहार में 38 जिले हैं। देखिए दोस्तों, बिहार के सभी जिलों में राज्य सरकार हेलीपोर्ट का निर्माण कराएगी। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन कार्यरत वायुयान संगठन निदेशालय ने तैयारी शुरू कर दी है। देखिए दोस्तों, आपने हेलीपैड का नाम सुना होगा। अब हेलीपोर्ट क्या है उसके बारे में बताता हूं। हेलीपोर्ट और हेलीपैड में एक बड़ा अंतर यह रहता है कि हेलीपैड पर केवल हेलीकॉप्टर उतर और उड़ान भर सकता है हेलीपैड पर, जबकि हेलीपोर्ट पर हवाई अड्डों जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। हेलीपोर्ट में सुरक्षा का प्रबंध रहता है। यहाँ पर 18 सीटर फिक्स पंख वाले एयरक्राफ्ट उतरने की सुविधा रहती है। बिहार में अभी कुल 3 हवाई अड्डे कार्यरत हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दरभंगा राष्ट्रीय हवाई अड्डा या विद्यापति हवाई अड्डा। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहटा पटना में नई हवाई अड्डा बनाने के लिए राशि भी मंजूर कर दी है। 14 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना को मंजूरी दी है। इसके बारे में दोस्तों क्या क्या सही है? देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत बिहार सरकार भूमिहीनों को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदने के लिए 1 लाख की राशि उपलब्ध कराएगी। एकदम सही है दोस्तों। इस योजना में भूमिहीन न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद पाएंगे, तो यह भी सही है। तो दोस्तों याद रखिए, मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना में बिहार सरकार जो भूमिहीन है उनको ग्रामीण जगहों पर जमीन खरीदने के लिए न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए 1 लाख की राशि उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय योजना, इस नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। राज्य सरकार की योजना के तहत राजस्व और भूमि सुधार विभाग प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 3 डिसमिल भूमि की खरीद के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो योजना से संबंधित यही बातें प्रमुख है दोस्तों। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में किस नदी पर 3.35 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों बागमती नदी पर। मुजफ्फरपुर में देखिए आपको यहाँ पर पेपर कटिंग है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर 3.35 किलोमीटर लंबा नया उच्च स्तरीय पुल बनेगा। यह पुल हथौड़ी, अतरार, बोनगामा, ओराई स्टेट हवाई हाईवे का हिस्सा होगा। 3.35 किलोमीटर लंबा पुल बनाने के लिए 815 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। और मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बनेगा। आप जानते हैं दोस्तों, मुजफ्फरपुर लीची उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ की जो लाख चूड़िया है, लाख की चूड़िया दोस्तों, वो पूरे बिहार, पूरे इंडिया में फेमस है। ठीक है। मुजफ्फरपुर में दोस्तों मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। यहाँ पर MIT मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है। साथ ही साथ श्री कृष्ण मेडिकल यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है। तो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल है।
हाल ही में दोस्तों मुजफ्फरपुर में भी सरकार ने मेट्रो बनाने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोनपुर मेले के विकास के लिए कौन सा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों हरिहर नाथ कॉरिडोर। देखिए दोस्तों, एशिया के विश्व प्रसिद्ध मेले हरिहरपुर क्षेत्र सोनपुर सारण जिला में एक ऐतिहासिक और धार्मिक जगह है। यहाँ बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर का निर्माण कर इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा ताकि यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानियों का आगमन हो। ये बातें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मेला के उद्घाटन के मौके पर कही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पर्यटन एवं उद्योग मंत्री से हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि सोनपुर के 10,000 एकड़ खाली पड़े भूमि में उद्योग लगाए जाएंगे और शहर बसाए जाएंगे। किस देश के प्रतिनिधि बिहार की शिक्षा प्रणाली देखने आए हैं? तो दोस्तों कतर देश के दोहा के प्रतिनिधि बिहार की शिक्षा प्रणाली को देखने आए हैं। ठीक है दोस्तों, वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को समझने आए हैं। कतर की राजधानी दोहा है, यहाँ का मुद्रा कतरी रियाल है। कतर अति उच्च मानव विकास वाला देश है, उच्च आय वाला देश है जो आय समृद्धि के शिखर पर है। कतर की गिनती उन देशों में की जाती है जहां तेल और गैस का भंडार है। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार भी है। पीएम मोदी ने बिहार के किस जिले को रामायण सर्किट से जोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों रामायण सर्किट से दरभंगा को जोड़ा जाएगा। रामायण सर्किट के तहत देश के उन स्थानों को आपस में जोड़ा जाना है जहां भगवान श्री राम द्वारा भ्रमण किए जाने की मान्यता है। रामायण सर्किट में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 9 राज्यों के 15 स्थानों की पहचान की है। बिहार के बक्सर, सीतामढ़ी, दरभंगा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, पीएम ने दरभंगा के कार्यक्रम में पीएम मोदी को मिथिला पेंटिंग भेंट कर रहे हैं सांसद जी गोपाल जी ठाकुर। पीएम ने कहा कि दरभंगा भी रामायण सर्किट से जुड़ेगा। 1 दर्जन शहरों को रामायण सर्किट से जोड़े। उन्होंने कहा कि जल्द दरभंगा एयरपोर्ट से रांची के लिए उड़ान शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मखाना व मछली उत्पादों का हित सरकार की प्राथमिकताओं में से है। भारत को विश्व के बड़े मछली उत्पादक के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में स्थित उगना महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो दोस्तों मधुबनी का उगना महादेव मंदिर की मान्यता है कि लोक कवि विद्यापति की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उगना के रूप में उनकी सेवा की थी। बाद में रहस्य उजागर होने पर मूर्ति रूप में वह स्थापित हो गए। इसके साथ साथ विद्यापति जी की जन्मस्थली बिस्फी का भी 20 करोड़ की राशि से विकास कराया जा रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, ये पर्यटक स्थल है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। बिहार की सबसे बड़ी सोलर बिजली घर कजरा सौर परियोजना बिहार के किस जिले में बनी है? तो दोस्तों लखीसराय जिले में। कजरा लखीसराय जिले स्थित यह सोलर परियोजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें 254 मेगावाट आवर 45.4 मेगावाट बैटरी भंडारण क्षमता का प्रावधान किया गया है, जो देश की एक बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इसकी उत्पादन क्षमता दोस्तों 185 मेगावाट का है। ठीक है, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण होने से न केवल राज्य की विद्युत उपलब्धता में वृद्धि होगी, बल्कि ऊर्जा भंडारण क्षमता के कारण पीक आवर में भी सस्ती बिजली की उपलब्धता बनी रहेगी। इस सोलर परियोजना के निर्माण होने से बिहार हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर होगा, जिससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इस बड़े सौर परियोजना के संचालित होने पर बिहार राज्य अपने निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा करे दायित्वों को हासिल करने में सफल होगा। दोस्तों केंद्र सरकार के आदेशानुसार बिहार को अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 17% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होना चाहिए। बिहार सरकार ने इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है। बिहार में पटना के अलावा कितने जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों 3 जिलों में। बिहार के 3 जिलों मधुबनी, पश्चिमी चंपारण तथा वैशाली में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाएंगे। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने यूपी में कहां पर बिहार का पर्यटन सूचना केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों बनारस में। ठीक है, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने यूपी के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर चौक स्थित इंपोरियन भवन में बिहार का पर्यटन सूचना केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि वाराणसी आने वाले पर्यटकों को बिहार के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाएगी। जीविका के पारिवारिक आहार विविधता अभियान की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत गर्भवती महिलाएं पौष्टिक भोजन करती हैं? तो दोस्तों 50%। जीविका के पारिवारिक आहार विविधता अभियान की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 50% गर्भवती महिलाएं
पौष्टिक भोजन करती हैं। वर्ष 2019 में मात्र 13% गर्भवती महिलाओं को ही पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो पाता था, तो इसमें एक बड़ा सुधार हुआ है। इसके साथ साथ 6 साल तक के नवजात बच्चों में भी पौष्टिक भोजन मिलने का प्रतिशत 2024 में बढ़कर 47% हो गया है। देखिए दोस्तों, 5 साल में 37% की बढ़ोतरी हुई है। जीविका की ओर से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए पोषण बगीचा बनाया गया है। पोषण बगीचा में कई खाद्य सामग्री को रखा गया है, जिसका सेवन हर दिन किया जाना है। इसमें मौसमी फल और सब्जियों पर अधिक जोर दिया गया है, क्योंकि मौसमी फल और सब्जियां अधिकतर लोग खरीद सकते हैं, लिहाजा इसे पोषण बगीचा में शामिल किया गया है। यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। बिहार के किस जिले में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की मशरूम पनीर और इसकी बनाने की तकनीक को भारत सरकार से पेटेंट मिला है? तो दोस्तों, समस्तीपुर का, बिहार के समस्तीपुर पूसा में स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की मशरूम पनीर और उसके बनाने की तकनीक को भारत सरकार से पेटेंट मिला है। कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई है। 1 किलो मशरूम से लगभग 700 ग्राम पनीर तैयार होगा। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। 2025 में एशियन पुरुष हॉकी कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों, राजगीर, बिहार में। देखिए दोस्तों, एशियन महिला हॉकी कप हो रहा है, और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अभी का खबर है कि चीन को हराकर ये जो है एशियन महिला हॉकी कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। राजगीर में जो हो रहा है, शानदार मेजबानी कर राजगीर खेल के अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया है। बिहार महिला एशियन हॉकी के बाद यहाँ के ग्राउंड में पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी लखीसराय डीएम मिथिलेश मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 में राजगीर में एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में भोजन और पोशाक की जिम्मेदारी भी अब जीविका दीदियों को दी गई है। ठीक है दोस्तों, जीविका दीदियां पोशाक बनवाएंगी और साथ साथ खाने का भी प्रबंध वही करेंगी। बिहार सरकार ने बिहार की किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध केंद्र को भेजा है? तो मैथिली को 2003 में भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची में शामिल किया है। मैथिली भाषा 2000 साल पुरानी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं के साथ मैथिली भी शामिल है। बिहार के किस जिले के रहने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो गोपालगंज के रहने वाले हैं दोस्तों, कालीन भैया के नाम से फेमस हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक्टर पंकज त्रिपाठी को पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जिम्मेदारी मिलने के बाद पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश पर्यटन के चेहरे के रूप में चुने जाने पर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पंकज त्रिपाठी गोपालगंज जिले के बेलसंड के रहने वाले हैं। हाल ही में किसी देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति को। ये गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रोमेन डेका है। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता उड़ीसा बना है दोस्तों। उड़ीसा 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई को हराकर खिताब जीत लिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास है। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, गैबान में एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें 91% मतदाताओं ने नए संविधान के पक्ष में मतदान किया। इस संविधान का उद्देश्य 55 वर्षों से जारी वंशानुगत शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक नागरिक शासन की बहाली करना है। तो ये एक अच्छा कदम है। गैबान की राजधानी लिब्रेविल्ले है। मुद्रा यहाँ का सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक है। गैबान के प्रधानमंत्री रेमंड एंडोंग सीमा है। हाल ही में भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, GSAT-N2 को।
GSAT-20 भारत के GSAT N2 GSAT-20 संचार उपग्रह को हाल ही में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह भारत का उन्नत संचार उपग्रह है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटका में है। इसरो प्रमुख अभी ए सोमनाथ हैं। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो संसदीय अस्थायी समिति ने। देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक 2023 लॉन्च किया है। इसे भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अवधारणा और डिजाइन किया गया था, जिसे क्रमिक कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की संसदीय अस्थायी समिति की सिफारिश पर लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों नाइजीरिया ने। पीएम मोदी को हाल ही में नाइजीरिया की सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। उन्हें प्रतिष्ठित ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर प्रदान किया गया। पीएम मोदी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे गणमान्य व्यक्ति है। नाइजीरिया का राजधानी एबूजा है। मुद्रा यहाँ की नाइजीरियन नाइरा है। यहाँ के नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू हैं। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा है यह। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो यूएई ने। यूएई ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और महत्वपूर्ण उत्सर्जन कटौती में योगदान देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो तेलंगाना ने। सड़क कर नीति के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत तेलंगाना में खरीदा और पंजीकृत कोई भी ईवी 31 दिसंबर 2026 तक छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी है। तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा है। हाल ही में खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में। कर्नाटक के मैसूरू जिले में स्थित नुगु वन्यजीव अभयारण्य को बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मुख्य और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों उड़ीसा के। हाल ही में उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार यानी सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। ये यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन द्वारा की गई एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित मान्यता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जागरूकता और रणनीतियों के माध्यम से लोगों की मदद करना है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों लेह लद्दाख में। ठीक है, देश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लेह लद्दाख में जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह और आदित्य मेहता फाउंडेशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लेह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। लेह जिले का मुख्यालय है और जिले तथा पूरे लद्दाख प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। लेह समुद्र तल से 3,526 मीटर लगभग 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। न्यायमूर्ति गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो अब भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। नालसा की परंपरा के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष का पद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास होता है। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 43वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 14 से 27 नवंबर तक किया जा रहा है। IITF 2024 में बिहार और उत्तर प्रदेश पार्टनर राज्य और झारखंड फोकस का राज्य है। IITF टिकट 55 दिल्ली मेट्रो स्टेशन, DMRC मोबाइल ऐप और ITPO वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील कहां पे दोस्तों, तो ये चंडीगढ़ में है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा की ओर सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामांकित करने की अधिसूचना जारी की है। यह एक चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम झील है। एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन का 19 नवंबर को बेंगलुरु में 27वें बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 19 नवंबर 2024 को बेंगलुरु में 27वें बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन है। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु, मैसूरू और बेलगावी में 3 वैश्विक नवाचार केंद्रों यानी ग्लोबल इनोवेशन सेंटर्स की स्थापना करने की घोषणा की। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 15 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में सिद्धरमैया ने ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मैसूर के पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर लगाने की भी घोषणा की है। इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एक्सेंचर, IBM और BFSI कंसोर्टियम कंपनियों ने 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर को 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया है। ठीक है दोस्तों, इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके बाद गृह मंत्री ने साबरकांठा जिले में साबर डेयरी के पशु आहार प्लांट का उद्घाटन किया, जिसकी उत्पादन क्षमता 800 मीट्रिक टन है। इस प्लांट से अरवली और साबरकांठा जिले के पशुपालकों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद है। इसे 210 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया गया है। मिताली राज को किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। मिताली राज ने मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रही हैं। वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मिताली को 2003 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मिताली राज को 2017 में विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विजन द्वारा महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला पहला पुरस्कार पाने वाली मिताली राज पहली भारतीय थी। साल 2021 में मिताली को खेल रत्न अवार्ड मिला। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। 19 नवंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। 2024 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की थीम पुरुष स्वास्थ्य चैंपियन है। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे बॉलर कौन बने हैं? तो दोस्तों अंशुल कंबोज बने हैं। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने 15 नवंबर को रणजी ट्रॉफी मैच में केरल के सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। अंशुल कंबोज रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। राजस्थान के प्रदीप सुंदरम दूसरे खिलाड़ी बने। बंगाल के तेज गेंदबाज प्रेमांशु चटर्जी रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी थे। अनिल कुंबले इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे। पीएम मोदी ने पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहां किया? तो दोस्तों नई दिल्ली में। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 16 नवंबर तक चलेगा। यह बोडो समाज के निर्माण के लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति पर आधारित एक बड़ा आयोजन है। बोडोलैंड महोत्सव की थीम समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव है। इस मेले का उद्देश्य असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी बोडो लोगों को एकत्रित करना है। यह 2020 में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से सुधार और हालत से उबरने की महत्वपूर्ण उपलब्धि का भी उत्सव है। 27 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में राजधानी दिल्ली में दशकों पुरानी बोडो समस्या के समाधान के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में भारत सरकार, असम सरकार और बोडोलैंड आंदोलन से जुड़ी उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
इस समझौते में असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ बोडोलैंड आंदोलन से जुड़े अन्य संगठनों के सदस्य भी शामिल थे। इस शांति समझौते ने न केवल बोडोलैंड के दशकों से चले आ रहे संघर्ष, हिंसा और जनहानि के दौरे से निजात दिलाई, बल्कि दूसरे शांति समझौतों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बना। इस समारोह में बोडोलैंड क्षेत्र, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, भारत के अन्य भागों के साथ पड़ोसी राज्यों नेपाल और भूटान से 5,000 से अधिक सांस्कृतिक, भाषाई और कला प्रेमी शामिल हुए हैं। भारत ने पिनाक रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण किया। यह किस संस्थान द्वारा बनाया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा। पिनाक की लंबाई 23 फीट 7 इंच है, डायमीटर इसका 8.4 इंच है, 280 किलो वजनी है। स्पीड इसका 5,757 किलोमीटर पर घंटा है। वेरिएंट्स इसमें दो है, पिनाक MK1, पिनाक MK2। 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागने की क्षमता है। इसका रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक है। ठीक है। पिनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है भगवान सिंह के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में इसके 2 वर्जन हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। डीआरडीओ के प्रमुख जो है डॉक्टर समीर वी कामत हैं। डिज्नी स्टार इंडिया और रिलायंस का वाइकम 18 अब एक हो गए हैं। भारत के ओटीटी बाजार में डिज्नी हॉट स्टार की हिस्सेदारी लगभग दोस्तों 25.65% है वर्तमान में। डिज्नी स्टार इंडिया और रिलायंस का वाइकॉम 18 अब एक हो गए हैं। इसमें डिज्नी हॉट स्टार और जियो सिनेमा भी शामिल है। इस मर्जर के बाद यह देश का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट नेटवर्क बन गया है। डिज्नी रिलायंस इंटरटेनमेंट के पास अब 2 ओवर द टॉप यानी ओटीटी और 120 चैनल के साथ 75 करोड़ दर्शक हो गए हैं। यह डील 70,352 करोड़ रुपए में हुआ है। मर्जर के बाद बनी कंपनी में रिलायंस की 63.16% हिस्सेदारी और डिज्नी की 36.84% हिस्सेदारी होगी। इस नई कंपनी के चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है डिज्नी हॉटस्टार का ही है। ठीक है, 25.65%। अन्य का दोस्तों अलग अलग है। कैरिबियाई देश डोमिनिका की सरकार ने घोषणा की है कि वो इस महीने किसे डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑर्डर से सम्मानित करेगा। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी को। डोमिनिका मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगा। कैरिबियाई देश डोमिनिका की सरकार ने घोषणा की है कि वो इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगी। ये डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री को पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका के लिए पीएम मोदी के योगदान और दोनों देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने के लिए दिया गया है। डोमिनिका राष्ट्रमंडल का राष्ट्रपति सिल्वेनी बटन 19 से 21 नवंबर तक गुयाना के जॉर्जटाउन में आयोजित होने वाले भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को यह पुरस्कार देंगे। दोस्तों देखिए, पीएम मोदी को 2024 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस का मिला है। रीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का मिला है। ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्वाल्पो भूटान का मिला है। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई का मिला है। ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर नाइजीरिया का मिला है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर डोमिनिका का मिला है। तो ये 6 अवार्ड आपको दिख रहा है और 2 अवार्ड दोस्तों आज मिले हैं। मैं आपको बताऊंगा कल के करंट अफेयर्स में। ठीक है, पीएम मोदी किस देश में आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों ब्राजील के। पीएम मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 3 देशों की द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर हैं। नाइजीरिया की अपनी सफल यात्रा के बाद वो 18 नवंबर को ब्राजील पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी 19वें G20 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए ब्राजील गए थे। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर जो है इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मेंटोनोर को, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर से मुलाकात की। 19वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डे सिल्वा ने की थी। 19वीं शिखर बैठक का विषय था एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका 20वें G20 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा। G20 एक अंतर सरकारी समूह है जिसमें दुनिया के औद्योगिकृत G7 देश जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त अमेरिका और प्रमुख विकास देश शामिल हैं। G20 को वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में बनाया गया था।
हालांकि बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। अब यह व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है। G20 के सदस्य विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और विश्व व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 में 19 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल है। ठीक है ना। इसमें 19 देश हैं: भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सऊदी अरब, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को। पूर्व भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह और महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का खेल राजदूत नियुक्त किया गया है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने 4 भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों रूसी खबीब नूरमगोदेव, फ्रांसीसी फुटबॉल खिलाड़ी पैट्रिस एवरा, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को खेल राजदूत नियुक्त किया गया है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो दोस्तों विक्टोरिया केजर-थेल्विग। मिस यूनिवर्स 2024 के फाइनल में डेनमार्क की विक्टोरिया केजर-थेल्विग को विनर घोषित किया गया। उन्होंने 126 देशों की खूबसूरत हसीनाओं को हराकर एक खिताब अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स की पहली रनर अप नाइजीरिया की चिडम्मा अडेटसन थी। दूसरी रनर अप मैक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन। तीसरी रनर अप थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री और चौथी रनर अप वेनेजुएला की इलियाना मार्केज रही। तो दोस्तों यह रहा 14 से 20 नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।